हमेशा काम ही रखते हो आप, बट आई डोंट थिंक 24/7 काम रहना पॉसिबल है। जो भी जनरली मेरे बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो तो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। बचपन से आप इंटेलिजेंट बच्चे रहे हो, पढ़ाकू बच्चे रहे हो। 9th and 10th आई वाज बिलो एवरेज। मेरे हिसाब से तो पास नहीं हो तो बेहतर है। वो बच्चा कोर्स नहीं करता है, वो घर वाले वो कोर्स करते हैं। जैसे आपने कहा होम सिकनेस, ये जो बच्चे छोटे शहर में रहे ना, उनके लिए शहर छोड़ना तो असंभव है, मतलब अपना शहर छूटता ही नहीं है। तो दूसरी बार ऐसा हुआ कि मैं वापस छोड़ कर आया। उस टाइम पे फोन वगैरह कुछ इतना नहीं था फोन, मतलब ऐसा मैंने व्हाट्सएप कब यूज किया जब सीए इंटर क्लियर हुआ था तब। हेलो यारो, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम जबरदस्त रहोगे। सो ये इंट्रोडक्शन से तो आपको आइडिया लग ही गया होगा आज के हमारे गेस्ट कौन है। आप सबके फेवरेट शुभम सुखलेचा सर। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए स्टूडेंट आपको सर का एक साइड पता होगा जो कि है टीचर का साइड, बट आज हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरा साइड पे जाने की पूरी कोशिश करें। उनकी जर्नी कैसी रही है, वो एज अ ह्यूमन कैसे है, बिकॉज हमेशा काम ही रखते हो आप, बट आई डोंट थिंक 24/7 काम रहना पॉसिबल है। सो यस सर, शुरू करते हैं आपसे। Yes, first of all, thank you so much, Neha. You've put in a lot of efforts, ऐसा। And I remember, पहली चीज तो वही कि बहुत ज्यादा मेहनत हो गई नेहा के लिए to arrange all of this. And I'm really sorry आपको इतना परेशानी हुआ. And now I'm really thankful that हम मिल पाए and we're able to do it. So अब ऐसा I don't know how to start all of this ऐसा, क्योंकि जो भी जनरली मेरे बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो तो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स नोज कि क्या मेरी पर्सनल लाइफ में भी सब्सटेंशियल चीजें क्या है ऐसा। बट कुछ पार्ट ऑफ माय लाइफ ऐसा होता है जो यूट्यूब पे बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर ज्यादातर बच्चे आज की तारीख में ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको शायद इतना आइडिया ना। तो लेट्स सी, आई होप कि ये साइड भी आपको पसंद आए। बिल्कुल। सो नेहा जी कहिए। सर, आई वुड लव टू नो योर जर्नी फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च किया, आप CS भी हो, आप CA भी हो, आप LLM भी आपने किया हुआ है। सो एंड जहाँ हमारी बात हो रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सब कुछ क्लियर किया। तो बचपन से आप इंटेलिजेंट बच्चे रहे हो, पढ़ाकू बच्चे रहे हो, और क्यों इतना सब डिग्री, मतलब नहीं तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं मेरी जर्नी की रफली भी बात करूं इन अ समरी फैशन आल्सो, सो अप टिल माय 8th आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट। एवरेज मतलब ऐसा आप समझो 75%, जो कहते हैं एक क्लास में है एकदम सिंपल है, मस्ती में अपनी मस्ती में। 9th and 10th आई वाज बिलो एवरेज। ओह माय गॉड। In my 10th CBSE, I've scored 59.6%. तो बिलो एवरेज मतलब ऐसा नोवेयर। एंड ऐसा है कि हम मारवाड़ी, तो एक माइंडसेट भी रहता है ना घर पे कि ठीक है ऐसा है, आगे एक दुकान है, घर में 2 बच्चे हैं तो 2 दुकान हो जाएगी वाला माइंडसेट। तो वो एक है। एंड ऐसा घर वालों का पुश था कि पढ़ाई करो, अच्छे से आगे बढ़ो, बट पढ़ाई की तरफ कभी रुझान ही नहीं था। तो 8th तक आई वाज मीडियोकर स्टूडेंट। मस्ती बहुत, दूसरी चीजों में बहुत था, पढ़ाई में था। 9th 10th तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की ऐसा। 11th से आई रियलाइज कि थोड़ा सा जीवन में पढ़ाई को महत्व देना होगा। तो 11th में व्हेन आई टुक कॉमर्स, और वो कॉमर्स अकाउंट्स ये सब जो सब्जेक्ट्स आए तो उसमें इंटरेस्ट रहा। 11th 12th आई डिड बेटर एंड देन 12th में आई स्कोर्ड सम 94% ऐसा सीबीएसई में। तो ये एक बहुत अच्छा ग्रेजुअल स्विच था। देयरआफ्टर आई हैड टू लीव द सिटी उदयपुर। तो काफी कठिन है, मतलब जो बच्चे टियर 3 में रहते हैं ना वो लोग समझ सकते हैं कि जो बच्चे छोटे शहर में रहे ना, उनके लिए शहर छोड़ना तो असंभव है, मतलब अपना शहर छूटता ही नहीं है। तो उदयपुर छोड़ना काफी कठिन था। तो उसमें भी अब वो है बहुत सारा। तो फर्स्ट आई विजिटेड जयपुर LLB एंट्रेंस की कोचिंग के लिए क्लैट। जयपुर में गया एंड वहां पे एक रात में, मतलब सुबह गया, कोचिंग में एडमिशन लिया, हॉस्टल वगैरह पीजी का पैसा दिया, और शाम तक मेरा हो गया फोन करके एकदम उया मैं नहीं रह पाऊंगा। एंड मेरे पेरेंट्स तब जयपुर से गए भी नहीं थे, वो आए थे मुझे छोड़कर, शाम को जाने वाले थे, उनकी रात की ट्रेन थी। शाम को मैंने कॉल किया और कहा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं उन्हीं के साथ वापस घर आया। तो जयपुर में मैं एक दिन भी नहीं रहा। तो वहां पे एक ऐसा समझो कि पहला अटेम्प्ट लग गया मेरा बाहर जाने का। फिर उदयपुर से LLB एंट्रेंस की कोचिंग की एंड देन क्लैट दिया था एंड देन एक एवरेज स्कोर आया, कोई बहुत टॉप एनालिसिस वगैरह नहीं मिले थे। 12th का रिजल्ट आ गया स्टेज, तो आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। तब जो महाराष्ट्र के सारे लॉ कॉलेजेस थे, इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस में, GLC मुंबई, ILS पुणे, ये लोग 12th की बेस पे एडमिशन देते थे तब 2011। अब MHCD का एंट्रेंस होता है। सो आई अप्लाइड। फिर मुंबई में हुआ GLC में, वापस घर से निकला। इस बार मेरे पिताजी साथ में भी नहीं आए थे, तो मैं और मेरी माताजी आए एंड अगेन आई डिसाइडेड कि मुंबई भी नहीं रह सकता। तो दूसरी बार ऐसा हुआ कि मैं वापस छोड़कर आया। देन थर्ड टाइम ILS, तब घर वाले की होप ही जा चुकी थी ये घर नहीं छोड़ पाएगा। तब फिर ILS में आया, मैंने खुद को समझाया कि यार एक बार रह के देखता हूँ। मैंने स्टेट धीरे धीरे चीज हो गई। अब आता है ये कोर्सेज को लेकर। तो जब तक मैं पुणे आया था, 2011 12th पास कर चुका था, तब तक आई हैड टू परस्यू ओनली लॉ, मुझे लॉ ही करना था। Okay. कुछ और प्लान नहीं था। मेरे बड़े भाई CA कर रहे,
तो मेरे दिल में ये जरूर था कि कुछ भी करना है सीए नहीं करना है। जब जिसके घर में कोई सीए कर रहा है ना, आपने सीएस किया है ना, तो मैम अपन को पता है कि घर वो बच्चा कोर्स नहीं करता है, वो घर वाले वो कोर्स करते हैं। Actually. हर अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है वो घर वालों के लिए काफी कठिन हो जाता है, पूरा प्रोसेस ही कठिन है ऐसा। तो वेरी क्लियर कि सीएस ऐसा ऐसा तो नहीं करना है, तो लॉ करेंगे। तब सीए का रजिस्ट्रेशन करता, अलग ही कल्चर था हमारे यहाँ। मतलब हर एक व्यक्ति सीए के लिए रजिस्टर तो करता ही था, इसको करना है नहीं करना है वो छोड़ के, तो रजिस्टर कर रहा था। बट आई डिसाइडेड कि नहीं करूंगा। फिर पुणे आ गए। देन होम सिकनेस एकदम किक इन की, बहुत ही गंदी, कि मैं तो जयपुर भी छोड़ कर आया था एंड मुंबई भी छोड़ कर आया था। अब क्या करें, तो एक चीज था दैट आई वांटेड टू स्टे वेरी बिजी, सो आई रजिस्टर्ड विद सीए के लिए रजिस्टर्ड था एंड आई रजिस्टर्ड फॉर सीएस आल्सो। द पर्पस इनिशियली वाज कि बहुत बिजी रहना है, ऐसा कि घर से दूर निकले, घर की बहुत याद आती है। मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल वगैरह ऐसा था कि सबका रहता है, ठीक है, सिटी में घर के बाहर जाके एक आवाज लगाने की आदत, तो इतना ज्यादा था वो स्कूल की याद एंड एवरीथिंग, इसलिए आई हैड टू स्टे बिजी। सो आई स्टार्टेड विद सीए सब कुछ। जबकि मुझे तो ये भी याद है, मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा था, उसके उस दिन सुबह मेरे पिताजी से बात कर रहा था, तो माय डैड वाज लाइक कि देख यार, सिट्टू मेरे घर का नाम है सर, तू मेरे हिसाब से तो पास नहीं हो तो बेहतर है। तो उनका लॉजिक ये था कि यार 5 साल के तू वहां पे गया है, लॉ कॉलेज पढ़, लोगों से मिल, सीख कुछ अच्छा, तूने ये 3 कोर्स में रजिस्टर कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा, क्या हैंडल करेगा, नहीं हो तो ठीक है, क्लियर सीए। तो सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। उसके बाद से मुझे लगता है पागलपन होता है जो इसी एज में होता है। मतलब देन एवरीवन, जो स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे ना, जो उस एज के ना मैम, जो 18 से 22 का जो एज होता है ना, ये एकदम पागलपन का एज होता है। जो आप सोच लो आप कर सकते हो, इवन 25-26 तक भी मैं कहूंगा। उसके बाद एक व्यक्ति थोड़ा रीजनेबल हो जाता है, उसको शादी का टेंशन शादी का तो खैर एक अलग स्टोरी है, बट बच्चा अपन बहुत मैच्योर होने लगते हैं, अपन प्रैक्टिकली सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। बट एक यंग एज पे ना बच्चे सोचते ही नहीं, वो सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड तो उस समय पे मतलब कि हाँ अपन कुछ भी कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड एंड आई वाज नेवर ऐसा टॉपर इंटेलिजेंट टाइप का व्यक्ति ही नहीं था मेरे को। तो इट इज जस्ट, आई स्टिल बिलीव मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, इफ वी पुट आवर हेड टू इट ना, कि अपन को ये करना है, तो हम हो ही जाता है। जबकि इतना ऐसा सही कि वाज नॉट वेरी ऐसा नहीं है तो बहुत हाई आईक्यू एग्जाम में 4 ही दिया है कभी, ऐसा नहीं। आई थिंक आई जस्ट नो हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना चाहिए, एंड एग्जाम कैसे लिखने चाहिए, मुझे आते हैं 2 चीजें। जबकि मुझे तो इतना एक और प्रेशर आता है, बच्चों को भी आता था, शायद आपको भी आता होगा, जब अपन पढ़ रहे होते ना, मेरा फर्स्ट रीडिंग इतना स्लो जाता था एज अ स्टूडेंट कि पूरा बैच, मेरे सारे दोस्त ना वो तो सेकंड रिवीजन पे जा चुके हैं, मेरा फर्स्ट रीडिंग ही चल रहा है, तो मेरा फर्स्ट रीडिंग बहुत स्लो जाता है। इसलिए मेरे पढ़ाते टाइम भी एक आता है कि मेरे लेक्चर्स का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चे इसमें परेशान भी हो जाते हैं। बिकॉज मुझे पढ़ाते हुए तो मेरा ये पैटर्न है कि पहली बार पढ़ो उसको बहुत स्लो, लाइन बाय लाइन, हर एक चीज की समरी बनानी है, हाईलाइट करना है, सब तुम करके रख लो उस समय पे, तो इसमें समय बहुत लग जाता है। बट देन वही मेरा पैटर्न इफेक्टिव हो जाता है। हर एक स्टूडेंट का अलग है, तो मेरा तब वैसे चलता था। एंड देन आई क्लियर्ड वन बाय वन, फिर एक कॉन्फिडेंस आता रहा, एंड धीरे धीरे चीजें हो गई। सो बाय 2016 I was done with everything ऐसा, तो वो सब चीजें साथ में हो गई। बाय 2011 में it was 0 ऐसा, मेरा 12th क्लियर ही हुआ था। बाय 2016 बाय ऐसा the grace of God, मित्र बहुत अच्छे मिले मुझको कॉलेज में, बहुत अच्छी चीज रही। I got very good friends, तो सब चीजें इतनी सही रही, ये चीजें बहुत पीसफुल होती, सब चीजें फर्स्ट टाइम में होती रही। तो मैं उसका क्रेडिट कम लेता हूँ, मैं उसको सर्कमस्टेंशियल ज्यादा बोलता हूँ कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए थे that I loved it, and ये होता रहा एंड सब चीजें पीसफुल हो गई। बट सर आई टोटली बिलीव कि इतना कुछ तो चैलेंजेस, जैसे आपने कहा होम सिकनेस, तो आपने उस चैलेंजेस को कन्वर्ट किया कुछ प्रोडक्टिव में, एंड यू शुड आई थिंक बी ग्रेटफुल फॉर दैट चैलेंज। 100%। अरे मतलब मैं भी बताऊंगा ना तो कोई मानेगा, मतलब आई क्राइड एट टाइम्स ऐसा कि भाई मतलब ऐसे बच्चे ऐसे घर की याद आ रही है और कितना अजीब लगे। आप सोच रहे हैं 18 साल का बंदा है, ऐसा भी नहीं है कि वो 15-12 साल का है, बिकॉज़ मैं कभी घर से निकला नहीं था ना, कभी घर से निकले नहीं। और मुझे लगता है सब कल्चर्स का अपना अपना रहेगा, पर मारवाड़ीज में तो और अलग ही रहता है, मतलब वो घर छूटता ही नहीं है मुझे लगता है, स्पेशली छोटे शहर में रह रहे हैं। तो फिर यहाँ पर है घर की याद ऐसी कि लिमिटलेस, ऐसा मतलब दोस्तों की याद, घर की याद एक्सट्रीम। उस टाइम पे फोन वगैरह कुछ फोन थे, बट मैम आई थिंक तब 2000 इतना नहीं था फोन, मतलब ऐसा मेरे को याद है 2011 में व्हाट्सएप भी नहीं था ऐसा, मेरे पास तो नहीं था। मैंने व्हाट्सएप कब यूज किया जब सीए इंटर क्लियर हुआ था तब, तो दैट मस्ट बी 2014 के आसपास। व्हाट्सएप ही नहीं था, तो नॉर्मल कॉल कर रहे हैं अपन, अरे और वही कॉल कर ऐसे ऐसे बीच में आवाज जा रही है, फिर जैसे कभी मम्मी रो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इट वाज वेरी ऑड। वो टाइम बहुत ही कठिन था। और
मुझे क्या लगता है वैसे भी किसी और का अपन जब देखने कठिन टाइम था अपन कभी कभी रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को लगता है इसमें क्या हो गया बिकॉज पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर इट ना कि बाहर जाएंगे और मजे करेंगे आजकल तो यही है यस पर वो जोन ही नहीं आ पा रहा था जोन यही था कि घर की बहुत याद आ रही है बट देन फिर धीरे धीरे ये हुआ एंड एज आई सेड कि बहुत अच्छे दोस्त मिले पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ एंड फिर धीरे धीरे कभी कभी क्या है मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप्स बहुत कठिन हो जाता है हाँ। एक बार इनिशियल स्टेप्स ले लिए ना अपन ने तो वो धीरे धीरे आगे फिर रास्ता मिलता रहता है और मैं एक चीज वैसे बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही मान रहा हूँ उस चीज को जो होता है अच्छे के लिए होता है मैं यही बोलने वाली थी सर तो जो होता है ना मतलब व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड कॉज तो आज की तारीख में तो मैं उस माइंडसेट पे रहता हूँ कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना तो भी इट इज हैपनिंग फॉर समथिंग ग्रेट कि कुछ बहुत भारी हो जाएगा आगे तो एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ तो एक और चीज मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो कभी कभी बच्चे एक चीज बोलते हैं जब इतने समय से पढ़ा रहा हूँ कि सर आप एग्जैक्टली समझ लेते हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है या फिर आप जैसे कि हमारे एग्जाम्स के पहले क्या प्रॉब्लम आती है या फिर हमें पढ़ते टाइम क्या प्रॉब्लम आती है यू अंडरस्टैंड इट वेल बिकॉज आई फेल्ट इट आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट तो मुझे समझ में आता है कि क्या क्या चीजें हो सकती है एंड नॉट जस्ट पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से अदर पर्सनल लाइफ में बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मैम सबसे ज्यादा फाइट करना वही है अगर अपन बाकी सब चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेना तो पढ़ाई बच्चे कर लेंगे मेन क्या है सब चीजें साथ में आ जाती है एंड एट दिस एज बच्चे हैंडल नहीं कर एक थाली ली उसमें पर्सनल प्रॉब्लम फैमिली का प्रॉब्लम फ्रेंड्स का प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन सब मिक्स हो जाता है फिर वो समझ ही नहीं आता है कि इसको खाएं कैसे तो आई थिंक बच्चों को समझा दिया ना अच्छे से कि वन बाय वन हैंडल करो चीजों को चीजें बहुत प्रेम से हैंडल हो जाती है दैट इज हाउ आई डिड इट एंड मुझे तो बहुत आई एम वेरी ग्लैड कि सब चीजें बहुत प्रेम से हो गई एंड मैं तो खुद को बहुत ऐसा खुशकिस्मत भी मानता हूं बीइंग ब्लेस्ड कि जब भी कोई चीज ऐसा प्रॉब्लम भी आती है ना तो उसके बाद में अपने आप वो सॉल्व होके और वो ग्लाइडिंग पाथ मिल जाता है कि बहुत स्मूथ तरीके से चीजें हो जाती है एंड आई थिंक वी नीड टू हैव फेथ कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा स्पिरिचुअल साउंड नहीं करना चाह रहा बट हाँ वी नीड टू हैव फेथ तो भरोसा रखने की जरूरत है अगर भरोसा रखा तो चीजें अपने आप अच्छी हो ही जाती है आई थिंक नजरिए की भी बात है जैसे आपने कहा कि कुछ बुरा भी हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ अच्छे कॉज एंड कभी कुछ बहुत अच्छा होना है ना तो उसके पहले इरप्शन तो होगा ही होगा अगर लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज हो रहा है तो उसके पहले इरप्शन होगा मतलब फॉर सम टाइम वी विल फील लाइक कि सब बर्बाद हो रहा है ये तो फील आना ही आना है कि आपको सब कुछ लगेगा एवरीथिंग इज लॉस्ट उसी के बाद में वो इरप्शन के बाद ही एक नया नजरिया मिलेगा वैसा ही रहेगा जीवन का तो सर मुझे ये भी आपसे जानना था कि आप टीचिंग में क्यों आए लाइक वाज इट योर पैशन आपने कभी जॉब किया इतनी सारी डिग्री की है तो डेफिनेटली गूगल Amazon तो ऐसा है कि जॉब तो नहीं करना था मैं क्लियर था ऐसा तो डिग्रीज तो मैं आता हूँ उसके ऊपर सो मैं इसीलिए कभी भी बताता हूँ तो डिग्री मैंने सीए और सीएस किया है तो मैंने इन दोनों का सीओपी भी नहीं ले रखा है आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सो जिस दिन मेरा लॉ खत्म हुआ था उसके बाद से मैंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो मेरे लिए इट वाज ऑलवेज आई वांटेड टू टीच क्लियर था मैं अच्छा एंड इसके पीछे एक और ऐसा है जो पिछले पॉइंट से भी कनेक्ट करेगा आई वांटेड टू गो बैक टू माय होम टाउन एंड सेटल तो मेरा दिल हमेशा था कि मैं उदयपुर जाके सेटल बैक होऊंगा तो टीचिंग वर्क्स एंड सीएस मुझे बहुत इंटरेस्ट था दैट इज व्हाई आई कंप्लीटेड इट मैंने उसका सीओपी भी नहीं लिया मैं आई हैव नॉट टेकन मेंबरशिप नथिंग मेंबरशिप मैंने ले रखा है हम इसको सनत बोलते हैं एलएलबी के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं वो ले रखा है तो मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऐसा एंड इमीडिएटली आफ्टर आई क्लियर्ड माय एलएलबी सो मैंने टीचिंग चालू किया था टीचिंग में जब मैं लॉ में था तभी चालू हो चुका था ऐसा जब मैं 5th ईयर ऑफ लॉ में था तब प्रॉपर ऐसे इसको कमर्शियल कोचिंग कहते हैं तो चालू हो चुका था आई हैव बीन टीचिंग सिंस माय 11th मतलब 2009 वैसे तो सो 2009 में मैंने पहली बार पढ़ाया बट इट वाज टेबल टीचिंग पढ़ाते थे देन 11th 12th पढ़ाया देन आई केम टू पुणे आ चुका था फिर जब आईएलएस में छुट्टियां होती थी तब मैं होम टाउन में जाके सीए फाउंडेशन के बैचेस ले लेता था तो तभी बट इट वाज टेबल टीचिंग मतलब ऐसा 7-8 बच्चे आते थे और मेरे स्कूल के जो जूनियर थे वही आते थे मुझसे पढ़ने के लिए उन्होंने कहीं और क्लासेस लगाई थी एंड देन उनको पता चला मैं उदयपुर आया हूँ तो वो मुझसे पढ़ने आए फिर मैं अगली बार जब 4 महीने बाद छुट्टी में आया तब उनका जूनियर बैच आया तो ऐसे करते हुए 2-3 साल तक मैंने उदयपुर में टेबल टीचिंग पे पढ़ाया था एंड व्हेन आई वाज इन माय 5th ईयर तब फिर पुणे में ऐसा कि हाँ एक कोचिंग है एंड देन स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे पढ़ाना है क्या एंड आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स टीचिंग और मेरा 5th ईयर चल भी रहा था तब तक तो आई थॉट व्हाई नॉट एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड देन धीरे तो एक प्लान ये था कि मैं कुछ सालों में वापस चले जाऊंगा यहाँ तक कि जो मुझे पुराने बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि मैंने बहुत बार बैचेस में बोला है कि बस 2-3 साल एंड देन आई एम गोइंग टू गो बैक बट फिर वो क्या हुआ यूट्यूब एंड देन यूट्यूब पे फिर बच्चों का प्रेम मिलता रहा इट स्टॉप्स ऐसा काफी कठिन हो जाता है फिर वो डिसीजन लेना काफी कठिन हो जाता है कि अब जाना है या नहीं जाना है देन फिर तो खैर
एज ऑफ टुडे फिर चीजें चली रही नो आई थिंक जो फ्यूचर बच्चे उन्हें आपसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए तो डेफिनेटली फेस टू फेस. I also intend to now. I really intend to teach for a longer period now. But मुझे हमेशा से लगता है कि टीचर कब तक बने रहना चाहिए जब तक मुझे क्लास में एंटर होने का एक्साइटमेंट है. तो मुझे जब तक लग रहा है ना कि क्लास में जाऊंगा और मजा आ जाएगा, तब तक अ पर्सन शुड बी अ टीचर. जब ऐसा लगने लग जाए ना कि अब ऐसा इट फील्स लाइक अ वर्क, अब ऐसा लग रहा है कि वो, तो देन आई थिंक उतना आउटपुट आप दे भी नहीं पाओगे. जो मेरे लेक्चर से कभी भी आप देखोगे या बच्चे बोलेंगे ना, तो मैं क्लास में आता हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है अब बहुत भारी कुछ बता के आऊंगा, कुछ बहुत भारी पढ़ा के आऊंगा. तो जब तक वो एक्साइटमेंट बना रहेगा ना, तब तक इट्स ग्रेट. जब वो एक्साइटमेंट कम हो जाएगा तो लाइफ में देखेंगे मैम कुछ और. ऑब्वियसली सर मारवाड़ी हो आप. आई होप आपका उदयपुर जाना बहुत जल्द हो. लेट्स सी. अब तो खैर प्लान चेंज भी हो रहा है धीरे-धीरे. माय पेरेंट्स आर नाउ हैविंग सम इंक्लिनेशन ऑफ कमिंग टू पुणे. वाओ. टाइम विल ओनली आंसर दैट. अब वो थोड़ा-थोड़ा मन बना रहे हैं. यहाँ पुणे भी अच्छा है. पुणे इज आल्सो गुड. पुणे इज अ ग्रेट सिटी. मतलब उदयपुर के बाद अगर मेरा कहीं दिल लगा तो वो पुणे. पुणे इज अ ग्रेट सिटी. पुणे इज 100% ग्रेट सिटी. और वापस वही, कुछ बच्चे उसको ऐसा भी सोचेंगे कि हम आए, हमें अजीब लग रहा है. किसी भी शहर से प्यार होने में थोड़ा समय तो लगता है, पर अगर थोड़ा समय दे दें तो शहर से प्यार हो जाता है. So सर लाइक मैं पहले आपको ऐसे नहीं जानती थी. बच्चों से मुझे पता चला कि आप CMSL का कोई भी रिकमेंडेशन होता है सो दे वर लाइक शुभम शुक्लेचा सर किंग ऑफ CMSL. सो आई वाज लाइक देखो मैं शुभम शुक्लेचा सर लाइक आई थिंक 1 साल पहले की बात हो गई है. तो मैंने सर्च किया एंड देन आई केम टू नो कि यू टीच CMSL वेरी वेल. बच्चों के इसमें बहुत ही पॉजिटिविटी है आपको लेके. तो ये CMSL ही आप पढ़ाते हो कि आप कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाते हो? एंड व्हाई CMSL, लाइक इतना इंटरेस्ट आपको CMSL? So earlier शुरू में I used to teach company law as well as securities law. मैं company law भी पढ़ाता था, securities law भी पढ़ाता था. फिर धीरे-धीरे एंड प्रोफेशनल्स में मैं पढ़ाता हूँ. CS प्रोफेशनल लेवल पे I teach ऐसा an entire group. ओह वाओ. Yes. तो फिर समय का और टाइम का इशू आने लग गया. एंड देन I had to choose also कैसे करेंगे. तो सिक्योरिटीज लॉ वो सब्जेक्ट था, मतलब जब आप स्टूडेंट रहेंगे ना तब आप याद करोगे ना, तो ये सब्जेक्ट स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ट्रबल करता था. मतलब बच्चे इसको स्कैनर के भरोसे पास होते थे. तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मैं भी जब स्टूडेंट था ना तो सिक्योरिटी लॉ समझता ही नहीं था, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट फिर भी कनेक्ट हो जाते हैं. सिक्योरिटी लॉ में शेयर मार्केट भी आ जाता है, रेगुलर ट्रेडिंग हो गया, फिर कंपनी लॉ का एक एडवांस वर्जन है. तो सिंस बिगिनिंग मैंने सिक्योरिटी लॉ डे 1 से पढ़ा है. जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया सिक्योरिटी लॉ में पढ़ा रहा था. एंड उसमें मुझे लगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्कोप है, मतलब जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है वो वही है. तो वहीं पे अगर समय दिया जाए तो थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा. 1 एंड 2 देन आई हैव अ ऐसा वे ऑफ टीचिंग जिसमें मैं जब भी बैच शुरू करता हूँ पहले कुछ दिनों तक 10 दिनों तक मैं पढ़ाता ही नहीं होता. मैं पहला चैप्टर शुरू ही नहीं करता. पहले आई मेक श्योर के क्लास में मान लो 200 बच्चे ना, तो 200 के 200 बच्चे सेम लेवल पे आ जाए, एक नींव सबकी सेम हो जाए. कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़े, कुछ CBSE से पढ़े, कुछ इंटरनेशनल बोर्ड से पढ़े, कुछ बच्चों के घर पे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग देखी है, कुछ उन्हें कभी देखी नहीं है. तो पहले पूरी क्लास सेम लेवल पे आ जानी चाहिए. तो सबसे पहले तकरीबन 10 दिन मैं सिर्फ बेसिक्स पढ़ाता हूँ जिसमें पूरी क्लास सेम लेवल पे आती है. शेयर मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है. क्लास में मैं ट्रेडिंग करके बताता हूँ कि शेयर को बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं. तो उससे डिफरेंस क्या हो जाता है, 10 लेक्चर के बाद पूरी क्लास सेम है. हर बच्चे को सेम चीज पता है कि शेयर मार्केट क्या है. फिर मैं चैप्टर 1 शुरू करता हूँ एंड देन फिर वो क्या है, वो क्लास का एक बहुत पॉजिटिव फ्लो बन जाता है कि अब हमें शेयर मार्केट में वी आर एबल टू कनेक्ट. जनरली गलती क्या हो जाती है, और मैं रिकमेंड करता हूँ हर टीचर, मतलब हर टीचर जो सिक्योरिटीज लॉ पढ़ाता है, भले ही छोटे शहर में बड़े शहर में, ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले हमको कुछ दिनों तक बच्चे को बेस बताना चाहिए. बेसिक्स के लेक्चर्स होने चाहिए. बेसिक्स के लेक्चर 7-8-10 दिन हो गए, सब बच्चे एक बराबर हो गए, फिर हमें चैप्टर 1 से शुरू करना चाहिए. अगर फिर शुरू किया ना तो आई थिंक हर एक व्यक्ति मेरे जैसा ही पढ़ा लेगा, सेम हो जाएगा. बिकॉज एक बार वो आ गया, उसके बाद में साथ में आप उसको लाइव ट्रेडिंग से कनेक्ट कर दो कि एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है, बाइंग सेलिंग. आप हर हफ्ते एक बार मनी कंट्रोल या फिर आप लाइव ट्रेडिंग कुछ दिखाते रहो, तो उससे वो कनेक्ट होता रहेगा. तो बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल. ऐसा मतलब आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हो बच्चों को क्लासरूम में. यस. उससे बहुत बच्चों को ये सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाता है. मतलब एक टाइम था, आज से 10 साल पहले अगर आप देखोगे ना, सिक्योरिटी लॉ सबसे कम स्कोरिंग आते थे, बच्चे पास होने में उसमें प्रॉब्लम होता था. और अभी अगर आप रिजल्ट देखोगे ना तो सिक्योरिटीज लॉ में बच्चे यार किलिंग इट. 94 का स्कोर मैंने देखा सिक्योरिटी लॉ सब्जेक्ट में. 94 किसको आया? 94 दिल्ली की एक बच्ची है. 94 और 70-75 तो एक एवरेज स्टूडेंट भी ले जाता है. तो अब एकदम एवरेज का मतलब हो गया, जब मैं टॉपर्स की बात कर लेता हूँ, टॉपर्स में भी रैंकर वगैरह में 70-75 का स्कोर सिक्योरिटीज लॉ में आता है. तो अरे इट्स इनसेन. और प्यारी चीज क्या हो गई है मैम, अभी जब से न्यू सिलेबस रिड्यूस हुआ है
अब सिक्योरिटीज लॉ में जब पेपर आता है तो 25-30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, हाँ मतलब 1-1 मार्क के, नॉट फिल अप द ब्लैंक्स राइट, बट 1-1 मार्क के क्वेश्चन। तो जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं उनके लिए तो ये बहुत स्कोरिंग हो जाता है ना, तो इससे और स्कोर अच्छा रहता है, स्टूडेंट्स को लाइफ फील होती है लेक्चर्स के अंदर, ये हो गया। एंड मान लो बच्चा कल को सीएस करे ना करे प्रैक्टिस, लाइफ में कुछ और भी करता है सीएस बनने के बाद, तो भी ये सब्जेक्ट तो काम आएगी, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट तो जीवन में करना ही है ना। तो ये इस सब्जेक्ट को काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाता है। जबकि आई टेक मॉर्निंग के लेक्चर्स ऑफ प्रोफेशनल्स एंड सिक्योर लॉ का मेरा लेक्चर जनरली आफ्टरनून में आता है। इट्स अ टाइम व्हिच स्टूडेंट्स डोंट लाइक फेस टू फेस में, नींद मतलब इमीडिएटली लंच के बाद का लेक्चर मैं लेता हूँ, बट फिर भी ये सब्जेक्ट में इतना दम है कि बच्चे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि कब लेक्चर शुरू होगा। तो वो थोड़ा मेरा तरीका हो जाएगा, बट थोड़ा तो सब्जेक्ट में स्पाइस इतना है, सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि वो स्टूडेंट्स लव दिस सब्जेक्ट। हाँ, बिकॉज रिसेंट टाइम में मैंने ऐसे बच्चों को मतलब सुना नहीं है कहते हुए कि सीएमएसएल टफ लग रहा है। यस सब आपका जादू है क्या सर? अरे नहीं थोड़ा सब्जेक्ट का है, थोड़ा आई नो ना कि स्टूडेंट कैसे होते हैं। जनरली गलती क्या हो जाती है टीचर से भी कभी-कभी, कि वो ये सोच लेते हैं कि स्टूडेंट मेरे जैसा स्मार्ट है, क्योंकि टीचर इतने सालों से पढ़ा रहा है, तो वो उसी लेवल से शुरू कर देते हैं। अपन को ये सोचना पड़ेगा कि अपन जब 18 साल के थे अपन कैसे सोचते थे, अपना दिमाग कितना चलता था, फिर वहां से विल हैव टू स्टार्ट इट अप, अपन को वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है ना कोई बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़कर आया है, उसने सेंसेक्स का नाम भी नहीं सुना, फिर अपन अपने लेक्चर्स में कैजुअली बोल देंगे कि हाँ ये ऐसा होता है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस एकदम जीरो पे आ जाता है। तो पहले 10 दिन एकदम अच्छे से उसको बेसिक्स दे दिए, अब थोड़ा उसमें क्या होता है बैच के आवर्स बढ़ जाते हैं, पर इट इज ओके मैम। मुझे लगता है कि बच्चा पहले कम आर के लेक्चर पढ़े फिर वापस संघर्ष करे, उससे तो अच्छा है कि शुरुआत से ही वो एग्जॉस्टिवली पढ़ ले। बट अगर ये कर लिया ना, अरे सिक्योरिटी लॉ में अरे जादू है मैम, क्या सब्जेक्ट है, मतलब मैं आई कैन स्पीक फॉर आवर्स अबाउट दिस सब्जेक्ट। वाओ, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है सिक्योरिटी लॉ, इज सिक्योरिटी लॉ। आपका पैशन दिख रहा है सर। अरे मैम नहीं, तो वो सब एंड फिर वापस 10 साल भी हो गए, तो एक एक टॉपिक पे बैठ के रिसर्च करना, ये सब चीजें एग्जॉस्टिवली हो गई। तब काफी आसान है, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, बुक बिल्डिंग, ग्रीन शो ऑप्शन, जो बच्चों को टफ जाते हैं, तो उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बना रखा है कि बच्चों को कैसे इसको पढ़ाना है, एक स्टोरी फॉर्म में या फिर कुछ ना कुछ, तो वो काफी कन्वीनियंट हो जाता है बच्चों के लिए। मुझे ये क्वेश्चन आपको पूछना ही था, बट आपने पहले ही आंसर कर दिया कि आप क्या अलग कर रहे हो जो बच्चे आपकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, बट नाउ आई गॉट टू नो कि आप उनको पूरा बेस से पढ़ा रहे हो, इंटरेस्टिंग बना रहे हो उनके लिए। मेन आई थिंक बच्चों को ये होता है कि कोई उनको समझे, कि 100% उनको ऐसे डम ना फील करवाए। हाँ, नहीं, और क्या हो जाता है इसमें, किसी की गलती नहीं है, बट अपन जैसे ही कोई भी चीज पढ़ाना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो CSET इज क्वाइट इजी, है ना, फिर CS एग्जीक्यूटिव का लेवल एकदम से बढ़ता है। फिर जब बच्चा क्लास में आके बैठता है ना, और उसको पहले 10 लेक्चर में अगर उसको बीच बीच में कुछ टर्म्स आकर उसको समझ नहीं रहे, उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। तो सबसे पहले हम क्या आराम से बेसिक्स पढ़ा दिए, फिर ये किया, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। सो सर आपको क्या लगता है लाइक कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे CMSL या लॉ सब्जेक्ट्स में करते हैं, जो आप यहाँ पे बताना चाहते हो, वो अवॉइड करें? ये सबसे पहला तो वो सब्जेक्ट की गहराई को समझते ही नहीं है, मतलब सबसे गलती क्या है, CSET से जैसे ही पास होता है बच्चा, उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, तो वो एक बहुत रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से आ जाता है कभी-कभी कि नहीं मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो भी हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स शुड एंटर एनी एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट शुड एंटर विद अ वेरी फेयर एक्सपेक्टेशन कि एग्जीक्यूटिव मुझे मेहनत तो करनी है, सब्जेक्ट्स विल बी इंटरेस्टिंग, बट आई हैव टू बी डिसिप्लिन ना। CSET में अगर बच्चे ने कैजुअली लिया है तो वो पास हो गया होगा, बट एग्जीक्यूटिव में आप कैजुअल लेके पास नहीं हो पाओगे। इस चक्कर में होता क्या मैम, मेजॉरिटी बच्चों का एक अटेम्प्ट ही लग जाता है, वो एक अटेम्प्ट लगने के बाद कहीं जाके सीरियसनेस समझते हैं और फिर आते हैं ऐसा। तो सिक्योरिटीज लॉ, जितने बच्चों को मैं सिक्योरिटीज लॉ रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फेस टू फेस के माध्यम से पढ़ाता हूँ, उसके 10 गुना बच्चों को मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चे ने CSET पास किया, उसको इतना सीरियसनेस ही नहीं है, उसने सोचा कि हाँ पढ़ लेंगे आराम से, और उसने कैजुअली पढ़ लिया, जो भी जिससे पढ़ना था, जहां पढ़ना था, सेल्फ पढ़ना था, जो भी कर लिया, एक अटेम्प्ट लग गया। अब फिर समझ में आता है कि अरे यार ये तो ऐसे नहीं चलेगा, पेपर में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, एंड देन स्टूडेंट्स फिर करेक्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, भले ही खुद पढ़ते हैं, मॉड्यूल से पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस से पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉब्लम बच्चों का हो गया रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। दे शुड अंडरस्टैंड दैट इफ CSET इज लेवल 1, एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली लेवल 10, करेक्ट, देन प्रोफेशनल इज लेवल 12-15। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में उतना डिफरेंस नहीं है लेवल का, बट CSET एग्जीक्यूटिव बहुत है। तो पहला हो गया ये रॉन्ग अप्रोच। दूसरा गलती क्या कर देते हैं बच्चे, बच्चों को लिखने की आदत ही नहीं है। राइट, बच्चे लाइक कि हमने समझ लिया, अब हम सीधा एग्जाम में जाके लिखेंगे। दूसरा रीजन है कि बच्चों का अटेम्प्ट लग जाता है।
स्टूडेंट्स हैव टू मेक श्योर कि वो क्लास के साथ में राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं एंड देन फाइनल एग्जाम में जा रहे हैं। अगर हमें सोचेंगे कि हमने कंसेप्ट समझ लिया, हम सीधा एग्जाम में लिखेंगे, नहीं होगा, पेपर छूट जाएगा। बच्चों को लगता है ना कभी पेपर लेंदी है, कभी तो पेपर लेंदी एक्चुअली होता है, कभी कभी लेंदी है नहीं, आप क्वेश्चन को सोच रहे हो, समझ रहे हो, फिर उसको माइंड में फ्रेम करके लिख रहे हो, ये टाइम ही इतना कंज्यूम कर रहा है ना। अगर आपने इनफ राइटिंग प्रैक्टिस की है तो ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को समझो अच्छे से, लिखना शुरू कर दो। सो देन सेकंड गलती हो जाती है कि बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ही कमी कर रहे हैं। एंड तीसरी, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि स्टूडेंट को फर्स्ट रीडिंग रिविजन को बहुत टाइम देना चाहिए। ओके। स्टूडेंट्स कभी कभी रश कर देते हैं कि हाँ फटाफट कर लेते मार देते हैं, बैकलॉग्स, बस कि हाँ ठीक है देख लेंगे। तो फर्स्ट रिवीजन को अगर ईमानदारी से एफर्ट दिए ना, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ मैम, कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि 4 रिवीजन करने हैं, 5 रिवीजन करने हैं, आप करो तो अच्छी बात है, नहीं करे, एक रिवीजन करके रैंक लाने वालों की लाइन है मेरे पास। एक रिवीजन करके रैंक लाने, तो आइडियली आप करो 2-3-4 रिवीजन जितने आप कर सकते हो, बट मल्टीपल रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो रिवीजन है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपने अच्छे से पढ़ा एक बार और एक क्वालिटी रिवीजन किया है ना, ये सबसे पहली नीड है। फिर आप जो करोगे वो एक्सेस हो गया, बट आप मेक श्योर करो। अगर 3 चीजों का ध्यान रखा ना कि शुरू से एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस है अपन, सेकंड अपन ने राइटिंग वगैरह शुरू से रखी अच्छे से, एंड थर्ड चीज इज कि भाई अपन एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर होके गए, अपन कैजुअली लेके नहीं गए। तो ये सब किया ना मैम, तो आई थिंक इट्स इजी। एग्जीक्यूटिव टफ नहीं है, मतलब 100 बच्चे एग्जाम देते हैं, अपन कभी कभी 20% का पासिंग परसेंटेज देख के सोचते हैं कि एग्जीक्यूटिव टफ है, वैसा है ही नहीं, क्योंकि 100 में से 40 बच्चे तो सीरियसली आए नहीं है। वो तो यही सोच के दे रहे हैं कि हम दे देते हैं फिर अगली बार सीरियस लेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं, तो वो तो कंपटीशन ही नहीं है। 100 में से 60 बच्चे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनमें से 20% अगर पास हो रहे हैं तो रेशियो वैसे भी अच्छा ही है, 1/3 पास हो रहे हैं, बहुत अच्छा रेशियो। बस थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट देके, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनकी हर एक बात को सीरियसली फॉलो करो। थोड़ा बच्चे डिस्काउंट कर देते हैं कि हाँ इन्होंने बोला है, क्योंकि सब टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो हर एक टीचर की अगर आपने ईमानदारी से बात सुनी और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ऐसा बड़ी बात ही नहीं। गिमिक्स में डिफरेंस समझ में आना चाहिए बच्चों को। एक और गलती कर देते हैं बच्चे, ये आपको तो पता ही है, जैसे कि स्टूडेंट इनिशियली ऐसा हवा में बहुत ज्यादा रहते हैं कि अरे हमने तो बस ये कर लिया हो जाएगा, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हम पास हो जाएंगे, हम सिर्फ स्कैनर कर लेंगे पास हो जाएंगे। नहीं होते। आप मानोगे नहीं सर, वो बच्चे लाइक मेरे से रेगुलर बेसिस पे पूछते रहते हैं, बता दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हम वही ऐसे कैसे बताऊं मैं, आईसीएस इज अनप्रेडिक्टेबल। यस, एंड बता भी सकते हैं, मतलब जैसे कि मैं एक मैराथन लेता था, टॉप 50 टॉपिक्स ऑफ सिक्योरिटीज, और उसके बाद फिर बच्चों के रिजल्ट आके अरे सर इसमें से बहुत क्वेश्चंस आ गए, ऐसा हो गया। बट मेरा मानना है ये की नहीं है, मतलब ये कोई सही तरीका नहीं, ये आपका थोड़ा आप लक बेस पे चले गए फिर आप। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देना इज आसान, बहुत बड़ी बात नहीं, पास से पेपर एनालाइज किया और उसकी लिस्ट दे दी हमने। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अपन उसको पढ़ के पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे। आप उसको इस तरह से रख सकते हो कि मैंने पूरे सिलेबस के 2 रिवीजन किए, इन टॉपिक्स के मैं 3 रिवीजन करके जाऊंगा। अगर आप उस माइंडसेट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लो तो फिर भी ठीक है। लेकिन अपन अगर ये माइंडसेट है ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भरोसे चले गए, और क्या प्रॉब्लम है बताऊं, कुछ गधे बच्चे भी होते हैं जो कि फीडबैक अजीब सा दे देते हैं। कुछ गधे बच्चे क्या बोल देते हैं कि अरे मैंने तो 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और मेरे 50 आ गए, मैंने तो क्या नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा था और मैं पास हो गया। इससे आगे जो बच्चे ना गलत इंप्रेशन से जाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। आपको सिंपल 100 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करना है और पेपर भी 100 मार्क्स का लिख कर ही आना है, इसी अप्रोच से जाना है, देन यू आर प्लेइंग सेफ। फिर आपके पास होने की पॉसिबिलिटी, आप लक बेस पे नहीं, पॉसिबल है। यस, आप लक बेस पे नहीं जा रहे हो कि हो गए तो हो गए, नहीं तो देखेंगे। 100 मार्क्स का पेपर लिखना है और 100% सिलेबस पढ़ के ही जाना है, मतलब छोड़ना तो है ही नहीं कुछ। वही तो सर, आई टोटली एग्री, बिकॉज काफी बच्चे होते हैं ना, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सारा माइंडसेट का गेम है। यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत इजी है। कोई भी आके आपको कुछ भी बोलेगा, आप सब सुन लोगे तो कितना याद रखोगे? 100%, ये तो प्रॉब्लम है ही ना मैम। और क्या है, एज अ टीचर भी या फिर एज एन ऐसा बच्चों को मेंटोर भी थोड़ा बेटर गाइड करना जरूरी है। अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई भी चीज अपन ने ऐसा कह दी विच इज ऐसा वेरी अट्रैक्टिव टू से, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर स्टूडेंट, लाइक टू हियर इट बट इट इज नॉट गुड फॉर हिम। ये जो डिफरेंस है समझ में आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी एक्चुअली ऐसा। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही है ना। मुझे लगता है कि कभी कभी मतलब वी नीड टू बी अ बेसिक टीचर, मतलब एनी टीचर, मतलब फॉर दैट मैटर मैं या कोई भी ऐसा टीचर हो गया ना, तो आई शुड नॉट फील दैट आई एम बिगर देन द एग्जामिनेशन, मोर टू ऐसा, ये नहीं सोचना चाहिए। अपन को वापस बेसिक से चिपक के चलना चाहिए कि मॉड्यूल का हर टॉपिक ईमानदारी से पढ़ के जाना है, हर एक सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ के गए, उसको इन डेप्थ पढ़ा अपन ने, क्लास में उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, इतना अच्छे से पढ़ लिया कि वो बच्चे को मजा ही आया पढ़ने में।
पूरा आप सिलेबस पढ़ मॉड्यूल के से गए। पढ़ाते हो उसे? मतलब माय नोट्स, मतलब प्रोफेशनल के जो मेरे नोट्स हैं वो तो मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट है frankly। ओह मैं उसके लिए आगे एक डिस्क्लेमर भी लिख के देता हूँ कि भाई ये बुक मेरी नहीं है, कि कल को इंस्टीट्यूट कहीं लगना हाँ, चाहिए ना कि आप copy। क्लेम कर रहे हो। तो मेरी प्रोफेशनल की हर बुक के आगे एक डिस्क्लेमर लिखा है कि ये बुक मेरी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, मैंने सिर्फ इसमें चार्ट्स ऐड किए ओह। हैं, इसके अंदर मैंने मेरा पैटर्न ऐड किया है, कोई मुझे इकोनॉमिक ऐड करना है, वो सब मैंने किया है, बट द कंटेंट इज इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट। ओह। प्रोफेशनल्स में कैसा है मैम, एक डिफरेंस क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो एकदम रिलेवेंट भी हैं। खैर इंस्टीट्यूट अभी बहुत अच्छा एफर्ट ले रहा है, वो मॉड्यूल को रिवाइज करने वाला है जिसके अंदर सारा रिलेवेंट कंटेंट हटेगा, ये है। ओह। बट प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा नहीं, प्रोफेशनल पे मॉड्यूल्स कंपैरेटिवली काफी बेटर है ऐसा। तो प्रोफेशनल लेवल पे तो मतलब एग्जीक्यूटिव पे भी, बट प्रोफेशनल लेवल पे तो हर स्टूडेंट ने मॉड्यूल पढ़ के जाना चाहिए। ओके। मॉड्यूल पढ़े बिना जाना एट सीएस प्रोफेशनल लेवल इज अ ब्लंडर 100%। एग्जीक्यूटिव हम समझ सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल वैसा रहता है कि उसको मॉड्यूल का फ्लो नहीं जमेगा, उसको अपन को रीफ्लो करना पड़ेगा। जैसे कि मॉड्यूल ने जिस तरह से चैप्टर्स का फ्लो दिया है, हाँ, करेक्ट। या इवन चैप्टर के अंदर टॉपिक्स का फ्लो दिया है, बच्चे को थोड़ा जटिल जाता है, तो वहां पे थोड़ी नीड ज्यादा होती है कि नोट्स पे काम करने की। ओके। वन मोर थिंग दैट आई डू इन माय नोट्स इज कि मेरे नोट्स में लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक होता है। हाँ, ये मैंने बच्चों से सुना है, ताकि आप क्लासेस में कुछ लिखवाते हो या तो वो लोग नोट्स वहाँ पे कर यस, सकते तो मेरी नोट्स अब वो बल्कि हो जाते हैं, हैं। बट मेरे हाँ, नोट्स का लेफ्ट हैंड साइड पूरा ब्लैंक होता है, बहुत ब्लैंक पेज अच्छा होता है। है। इससे ये आइडिया कहाँ से आया आपको? बहुत, तो ये नहीं, एज अ स्टूडेंट जब मैं भी पढ़ता था ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ता था कि मैं हर एक पेज का एक समरी नोट्स बनाना पसंद करता था ऐसा। ओह। एंड हमारे एक सर थे सीएमए राजकुमार सर, हुज राइट नाउ इन दिल्ली आई थिंक, तो दिल्ली से ओके। पढ़ाते हैं। उनका पैटर्न बहुत प्यारा था, उनके नोट्स में वो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ट्स वगैरह बना के रखते थे ऐसा। तो अच्छा। उसमें इतना सही लगता था मुझको पढ़ना। कुछ टीचर्स हैं जिनसे ऐसा आई लर्न, जर्मन सर थे हमारे, लॉ पढ़ाते थे वो, तो उनसे मैंने ये सीखा है कि भाई जब भी लॉ पढ़ो ना तो एक बार तो लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा ऐसा। जर्मन सर मतलब वो तो भगवान थे, वो टीचर नहीं थे, वो भगवान थे ऐसा मान के चलो। हैदराबाद से थे वो, एंड ही यूज्ड टू कम टू पुणे फॉर टीचिंग। कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो ही इज नॉट अमंग अस राइट नाउ, बट वो भगवान ही थे, इतना सही पढ़ाते थे। और उनसे मैंने एक चीज सीखी कि टीचर को इम्प्रेस नहीं करना है, टीचर को एक्सप्रेस करना है। एक टीचर हूं मैं ना, तो मुझे मेरे बैच में ये कोशिश नहीं करनी है कि बच्चों को मुझसे प्यार हो जाए, बच्चे मुझे बहुत पसंद करें, नहीं, बच्चों को सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, बच्चे सब्जेक्ट को पसंद करें। वो उनसे सीखा था, टीचर डज नॉट कम टू इम्प्रेस, टीचर कम्स टू एक्सप्रेस। वो सर इतना मतलब स्ट्रिक्ट रहते थे क्लास में, मतलब आधी चीजें तो लॉ में जो पढ़ाता हूं मैंने उनसे ही सीखी। मैं मान के चलता हूँ कि उनसे मैंने जो सीखा है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, उस तरह से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। फिर आई थिंक वैसे भी कोई भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं जिन टीचर्स से पढ़ा हूँ वो कहीं ना कहीं वो फ्लेयर मेरे अंदर आएगा ही आएगा। देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स जो कि मुझसे पढ़े और पढ़ा रहे हैं। अरे मैम, एज एन मोर देन 10-12 जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स पे पढ़ा रहे हैं। एंड तो कभी कभी क्या हो जाता है कि उनके बच्चे कमेंट कर देते हैं कि ये तो आप शोम सर के स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी आई गो देयर एंड कमेंट रिप्लाई कि भाई बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल, बिकॉज हम लोग साथ में पढ़े, यही एक पैटर्न है। तो एक आईसीडीआर जो रेगुलेशन है उसको पढ़ाने का मेरा एक अलग तरीका है, तो उसको मैं टाइमलाइन के तरीके से पढ़ाता हूँ, चैप्टर के तरीके से नहीं, टाइमलाइन से। सो नाउ एट मेजॉरिटी कोचिंग सेंटर्स वो टाइमलाइन के तरीके से ही पढ़ाया जाता है। तो और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, मुझे आई फील इट इज ग्रेट ऐसा। So you're so kind to say this मुझे लगता है competitive era में। अरे मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ये मानना है मुझसे काफी बेहतर टीचर्स हैं जो छोटे शहरों में पढ़ा रहे हैं। इट इज ऑल सर्कमस्टेंशियल, मतलब ये ऐसा है कि आई एम हियर, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट चले जाता है अकेडमी को, जो मेरे फेलो हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें मेरे लिए हैंडल कर रखी है इसलिए। बिकॉज मैं, अरे मैम मैं आपको क्या बताऊं, मैं जिस प्रकार से फंक्शन करता हूँ ना, मैं तो ऐसा यहाँ कभी पहुंच ही नहीं सकता जिस तरह से मैं फंक्शन करता हूँ। आई एम अ टीचर, बस वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये अकेडमी, हमारे यहाँ राज सर, सलीम सर, ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने हैंडल कर रखी ना चीजें, ऐसा बहुत सारी चीजें मुझे, आई एम वेरी यंग टू देम। तो इंस्पायर जब शुरू हुआ था ना, तो 2016 में इंस्पायर शुरू हुआ, अभी अगले साल 10 साल हो जाएंगे इंस्पायर। सो ऑल ऑफ देम ऐसा, बारिंग सौम्या मैम, एवरीवन इज एल्डर टू मी, सब लोग मुझसे बड़े। एंड स्पेशली राज सर, सलीम सर और तुषार सर, ये मुझसे 10 साल बड़े, ऐसे मान के चलो। तो मतलब ऐसा है कि मतलब एकदम ऐसा छोटे भाई जैसे ही हूँ, मुझे कोई चीज पूछनी रहती है, मैं कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ, उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ मिलता है। मतलब राज सर, सलीम सर, तुषार सर, इन तीनों की बात करूँ ना, तो मेरे एक्सपीरियंस से 2x 3x इनका एक्सपीरियंस है, वो इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। सो आई हैव दैट पैशन टुवर्ड्स टीचिंग, बट एट टाइम्स दैट इज नॉट जस्ट इनफ ना, अपन को बहुत चीजें सीखनी होती है। सो दीस पीपल हैव हेल्प्ड ट्रेमेंडसली, मतलब वो इन्होंने ट्रेमेंडसली हेल्प कर रखा है
जिसके कारण जो ऐसे बच्चे दूर से देखते हैं ना कि वो शुभम सुखलेचा है, सब चीजें अच्छी चल रही है, वो सब इसके कारण। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं पिछले 2 बार के रिजल्ट की बात करूँ ना, तो आई वाज ऐसा ओवरवेल्म। एग्जीक्यूटिव में AIR1, प्रोफेशनल का AIR1 वाज आवर स्टूडेंट, बैक टू बैक 2 अटेम्प्ट्स, एग्जीक्यूटिव AIR1, प्रोफेशल AIR1। अरे तो एकदम ऐसा दीवानों जैसा ही हो गया था। ऑब्वियसली जब पहली बार मेरी बच्ची AIR1 लेकर आई थी ना, तब तो मैं आई हैड रिटन अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे अपन नहीं लिखते इमेच्योर एंड नाउ आई कैन डाई पीसफुली टाइप्स, ऐसा। अरे आई वाज अ लिटिल ऐसा इमेच्योर आल्सो, एंड आई वाज वेरी इमोशनल देन। ऐसा पहली बार कोई बच्ची AIR1 लेकर आई थी मेरी, पहली बार की बात कर रहा हूँ। आई वेंट मैड ऐसा, मतलब ऐसा मैं बस कि अब नाउ आई कैन डाई पीसफुली वाला हिसाब था। ऑब्वियसली एक टीचर के लिए वो सबसे बड़ा सक्सेस होता है, ह्यूज। उसके बाद में फिर एक बार ऐसा था कि टोटल इंडिया में प्रोफेशनल में 18 रैंकर्स थे, उनमें से 15 हमारे स्टूडेंट्स थे। ऐसा ये बच्चे देखेंगे ना तो उनका एक और कंफ्यूजन होता है, वो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कभी-कभी कि सेम रैंकर इज क्लेम्ड बाय एवरी एकेडमी, ये क्या है, ये तो सब गलत चल रहा है। कुछ गलत नहीं चल रहा है, बच्चे सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं कभी-कभी, तो उसमें इट इज ऑल नॉर्मल, तो वो जेन्युइन सी चीज है, वो बच्चों ने वहां पे वैसा पढ़ा हुआ है। तो देन एक अटेम्प्ट था जिसमें 18 में से 15 रैंक्स हमारे आए थे, तो एकदम पागल हो गया था। तो मेरे जीवन के 2-3 साल तो मैं एकदम ऐसा उसी में था कि एकदम बस अब तूफान है, मजा ही आ चुका। देन माय माइंडसेट वापस चेंज। अब मेरा ये मानना है ना वैसे भी कि कितने रैंक्स आते हैं ये एक स्मॉल पार्ट है, टोटल कितने बच्चे हैं जो पास नहीं हो पा रहे थे और वो पास हो गए, ये एक बिगर विन है, ये एक बिगर विन है। तो इंस्पायर के लिए या मेरे लिए सर्वाइव करने का जो एक स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रेम है, आपने शुरू में बोला ना कि आप मुझे जानते भी नहीं थे, है ना? उसका एक कारण बताता हूँ मैं। A huge chunk of kids मुझे जानते भी नहीं है, मुझे जानने वाले बच्चे कौन है जिन्होंने किसी बच्चे से मेरे बारे में सुना है, बात खत्म। और वही सबसे बड़ी बात है, वर्ड ऑफ माउथ। That's it। तो अभी भी जो अपन कहते हैं ना, जैसे अभी प्रोफेशनल्स में सब्सटैंशियल बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, तो उसका कारण ही यही है क्योंकि आप देखोगे ना, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी देखोगे ना, तो मैं कैसे मोबाइल बैठता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, अपलोड कर देता हूँ। ऐसा कुछ प्रॉपर ऐसा एडिटिंग होके आ रहा है, ये सब नहीं है। तो वो जो एक पूरा एंगल होता है ना, वो मिसिंग है मेरे लिए, वो सब नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी चीज क्या है, हर छोटे शहरों में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू देयर फ्रेंड एंड पिचिंग इन कि नहीं तो शुभम सर से ही पढ़, नहीं तो शुभम से ही पढ़। यस, आई कैन सी, मैं बोल रही हूँ रैंकर्स वेब के ग्रुप में भी दे आर लाइक शुभम सुखलेचा सर फॉर CMSL, और कोई सर का नाम ही नहीं ले रहा। सो दैट इज द सोल रीजन, मतलब मैं उस पर बहुत प्राउड भी हूँ, दैट इज द सोल रीजन क्यों मैं ऐसा कंफर्टेबली पढ़ा पा रहा हूँ मेरे जोन में, मेरे तरीके से, और मुझे ऐसा मेरे जोन से बाहर जाना नहीं पड़ता है, मुझे बस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। है ना, पढ़ा भी जैसे मैंने आपसे सुना बहुत अलग तरीके से रहे हो, तो डेफिनेटली यू डिजर्व इट। लाइक सो वही मतलब, तो एकेडमी का सपोर्ट एंड जो स्टूडेंट्स का है ना, इसके कारण एवरीथिंग इज फ्लोइंग कंफर्टेबली ट्रेमेंडसली। ऐसा तो मैं जैसे कि शुरू में भी कहा था, आई बिलीव इट इज ऑल सर्कमस्टेंशियल। तो जो एकेडमी का तूफान सा सपोर्ट रहता है वो हो गया, एंड ये साथ में जो स्टूडेंट्स हैं। तो सर जैसे आप हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हो, तो आई थिंक आप ये बहुत अच्छे से बता पाओगे कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक रैंकर के स्टूडेंट में स्टार्टिंग से क्या डिफरेंस रहता है? एवरेज स्टूडेंट और रैंकर के अंदर प्रेपरेशन में काफी डिफरेंस रहता है, और रादर मैं कंपेयर ऐसे कर लेता हूँ कि अ पर्सन हु गेट्स अ रैंक और जो शॉर्ट क्लियर करता है, और एक व्यक्ति जो क्लियर नहीं कर पाता है, उसमें डिफरेंस रखता हूँ, और बेटर डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज एनी पर्सन कैन गेट अ रैंक। मेरे को तो ये तो लगता है मैम, रैंक का तो एंगल ही ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पैदा हुआ और ऐसा डॉक्टर निकाल के बोला कि भाई ये रैंक कर। रैंकर तो कोई भी हो सकता है, बस अब उसके अंदर कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से चलना होगा। एक चीज जो मुझे लगता है, डे 1 से आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यू नीड टू हैव माइलस्टोन्स डे 1 से, कि आपको डे 1 से पता होना चाहिए कि मुझे मेरे लेक्चर्स इतने समय में कंप्लीट करने हैं, मुझे साथ में ये चीजें करनी है, मुझे बैच के बाद में ये चीजें करनी। तो कभी कभी क्या होता है, हम बस हैफिजार्ड तरीके से देख लेते हैं कि हाँ चलो देखा जाएगा, तो देखा जाएगा में आपका प्लान प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो समवन हु वांट्स टू गेट अ रैंक, डे 1 से क्लियर है कि उसको रैंक लाना है, उसको पहले से माइलस्टोन बनाना है। एंड अगेन आई टेल यू, ये माइलस्टोन अचीव नहीं हो तो चलेगा, माइलस्टोन बनाना जरूरी है। माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ ना, तो हमको पता तो चलेगा हम थोड़े पीछे चल रहे हैं, तो अपन थोड़ा प्रेशर लेंगे, अपन काम करके उसको आगे बढ़ाएंगे। माइलस्टोन होना क्लियर है फ्रॉम डे 1 कि इतने समय में लेक्चर्स क्लियर करना है, इतने समय मुझे ये देना है। दूसरा, टेस्ट देने, मतलब टेस्ट देने ही है। मतलब जब मैं रेगुलर बैचेस की बात करूं तो मेरे इसमें 2 अभ्यास शीट होती है, ग्रीन अभ्यास शीट, रेड अभ्यास शीट, इस नाम से होती है। जब बैच के दौरान पूरा प्रैक्टिस होता है एंड उसके एंड में टेस्ट होता है। तो टेस्ट बैच के एंड के अलग हो गए, वो तो प्रॉपर टेस्ट हो गए, जो 3 घंटे के टेस्ट हो गए 100 मार्क्स के, वो अलग से हो गए, वो अलग हुए। उसके पहले जो होता है अभ्यास शीट्स होती है। तो हर स्टूडेंट ने ये जो अभ्यास शीट हो गई, टेस्ट हो गए, ये रिलीजियसली देना है। आप ये सोचो ना कि आप सीधा एग्जाम में जाके खुद को टेस्ट करोगे तो नहीं कर सकते।
ऑब्वियसली आपको पहले वो टेस्ट खुद को करना ही है, क्या गलतियां उससे सीखना है, वापस आगे जाना है। और एक बहुत स्ट्रांगली आपके टेस्ट हो गए, आपके अभ्यास शीट्स हो गई, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है ये भी मैटर नहीं करता है, वो देना मैटर करता है। मतलब आपने किस चीज के अंदर कितना अच्छे से कंप्लीट किया ये भी मैटर नहीं करेगा, बट आपने वो दिया है तो वहां से आपने 4 चीजें सीख ली है, तो फाइनल एग्जाम में आपको पता है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, मुझे पहले से करना है, मैं शुरुआत के क्वेश्चन में फंस जाता हूं तो मुझे ध्यान रखना है। तो आपको ये पता है कि मेरे प्लस माइनस क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको फाइनली एग्जाम देना है। ये 2 चीज हो गई। तीसरी चीज मैम, अब मैं कैसे समझाऊंगा बच्चों को मुझे नहीं पता, 100% सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है। यू कैन नॉट थिंक ऑफ लीविंग अ चैप्टर और अ टॉपिक, आप नहीं सोच सकते। 99% बच्चे यही सोचते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है ना कि हम ये सोच रहे हैं कोई भी टॉपिक छूट गया। मैं आपको प्रोफेशनल्स का बताता हूँ। प्रोफेशनल्स में इस बार मतलब एक चैप्टर है, समझ लो उस चैप्टर को शेप एज एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। वो चैप्टर प्रोफेशनल में, वो चैप्टर एग्जीक्यूटिव में भी है। तो बच्चे उसको सोचते हैं एग्जीक्यूटिव में प्रोफेशनल में क्या आएगा, नया सिलेबस आया, पहला अटेम्प्ट, पूरे पेपर में 0 मार्क्स का है। कोई बात नहीं, ठीक है, अपन ने तब भी पढ़ाया, बच्चों को तो ऐसे पढ़ के जाना, अगले बैच में वापस पढ़ाया, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बच्चे ना देखा अरे पिछले में तो आया नहीं है और ये एग्जीक्यूटिव में भी है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ओह माय गॉड। अपन अगर सिलेक्टिव होके जा रहे हैं तो अपन एक रिस्क लेके जा रहे हैं कि एग्जाम में अपन पास होंगे या नहीं होंगे, रिस्क है। अपने पास अगर समय बहुत है कि अटेम्प्ट लगा चलेगा तो रिस्क ले सकते हैं। 100% सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अब मैं ये जरूर समझ सकता हूँ कि हाँ कुछ टॉपिक डिफिकल्ट है तो उनको अपन ने सर्कल करके रखा कि इनको मुझे, ठीक है मेरा एवरेज हुआ तो भी चलेगा, पर सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी। अपन स्किप नहीं कर सकते चैप्टर, ये चैप्टर छोड़ दिया मैंने, बर्ड आई व्यू ले लो एटलीस्ट। 100%। जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना तो उसको ये माना कि मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है तो मैंने इसको लाइटली पढ़ लिया, ठीक है। छोड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट लीव एनी। एक टॉपिक पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और आप उड़ जाओगे सीधा, तो टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है। हाँ सिलेक्टिवली आप ये रख लो कि इसके मुझे 4 रिवीजन करने, 2 रिवीजन करने, इसका मुझे 1 ही रिवीजन करूंगा, ये आप प्लान जरूर कर सकते हो, बट छोड़ना तो है ही नहीं। एंड लास्ट मैम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया। पेपर अटेम्प्ट 100 का करना है और किसी भी हालत में, मैं क्लास में बोलता हूँ मेरा बस चल रहा है तो मैं टैटू मशीन लाके तो मैं टैटू बनवा दूंगा कि 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आने। मतलब इट इज लाइक अपन मैम एक गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने 3 बॉक्सेस रख दिए हैं, यू कैन ओपन ऑल द 3 बॉक्सेस, हर एक में गिफ्ट हो सकता है, जो मिला वो आपका। अब ओपन तो तीनों करोगे ही ना, आप छोड़ोगे क्यों? क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करने का मतलब है कि हमें इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मिल सकते थे, 2 3 4, हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, हम वो बॉक्स ही खोल के नहीं गया। बेवकूफी है। टाइम मैनेज करके जाने का, 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आने का। अगर अपन लिख कर आए ना तो मार्क्स मिलते हैं। एक और चीज बताता हूँ खास, आई थिंक मतलब यू रिटन ऑल द एग्जाम ना, बट इस तरह से अपन सोचते नहीं। एग्जाम में जब इजी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, एग्जाम में एक इजी सा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हर बार आता भी है शायद। बस हर बच्चा इसके 5 पॉइंट्स लिखेगा। हाँ। ये 5 यूजेस हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब कॉपीज चेक होगी ना, पीपल विल नॉट गेट 5 on 5, पीपल विल गेट 3 only here, because it's a easy paper, easy question and everyone has attempted it. Everyone has attempted ना, तो उसमें आपको ऐसा बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ठीक-ठीक मार्क्स मिल जाएंगे, you'll get 3, 3.5, at max 4 कभी, जबकि आपने कॉपी पेस्ट किया मॉड्यूल से। अब दूसरा एंगल, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि 10% जनता ही अटेम्प्ट कर पा रही है, बाकी लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। इसमें इवन इफ यू रिटन अ मीडियोकर आंसर, यू माइट गेट 5 on 5. Yes. And I have seen hundreds and thousands of copies. कॉमनली चीज चल रही है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आ रहा है, आप मान के चलो आपको नहीं आ रहा है मतलब बाकी बच्चों को भी नहीं आ रहा होगा। आपको बस अपने बेस्ट एफर्ट से उसको अटेम्प्ट करना है। आपने अटेम्प्ट किया ना, हो सकता है जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि मुझे अच्छे से आ रहा है उसमें 3 मिल गए, आपको नहीं आ रहा है उसमें 4 लेकर आ जाओगे। अटेम्प्ट नहीं करना इस बेवकूफी। मैं इसलिए टैटू से लिख देना चाहिए। मतलब मेरा अगर छोटा भाई बहन कर रहा हो तो मैं टैटू से लिखवा के भेजता उसको कि आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, बिकॉज आप चेकर का माइंडसेट सोच ही नहीं सकते ना। क्या है, एक क्वेश्चन है जो किसी को नहीं आता है, पूरे भारत में किसी को आता ही नहीं, वो आउटसाइड सिलेबस। एक अटेम्प्ट था मैम, मल्टी स्टोरी केस स्टडी करके सब्जेक्ट था, एमसीएस। मेरे टाइम पे था, आपके टाइम पे था ना। एक अटेम्प्ट था, 100 मार्क्स का पेपर आता था। ओपन बुक पेपर के अंदर चॉइस भी नहीं आती है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, नो चॉइसेस। 65 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस, 100 में से। रोना आ गया बच्चों को, रोना आ गया। पर जब रिजल्ट आया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 3 का पेपर है, हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज मॉड्यूल 3 का है। पॉइंट प्रूव्ड। यस, पॉइंट ये है, आप डिफिकल्ट पेपर है ना, आप ये सोचो ना, आपके लिए क्या, पूरे भारत के लिए डिफिकल्ट है। यू हैव टू विद द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स अटेम्प्ट द पेपर एंड फॉरगेट एवरीथिंग। आप ज्यादा दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आप बस ये सोचो कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ उस पेपर के साथ में। आप बेस्ट तरीके से करो। अरे महाभारत में अपन अगर सोचेंगे ना
तो कभी सोच सकते थे कि हम के पांडव जीत जाएंगे? नहीं सोच सकते थे। इतना प्लानिंग करके जाते ना, इतना सोचते कि क्या होगा, नहीं कर सकते थे। आपने एक बेस प्लान बनाया, उस प्लान से अडिग रहे, अपना 100% देते रहे। द रिजल्ट सरप्राइजेस अस। जादू होगा बीच में, जादू होगा और रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, बट रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। यस, ये तो मैं भी मानती हूँ सर, डेफिनेटली। अपना एफर्ट लेना पड़ेगा। अब अगर अपन वहां सोच लेंगे पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, हम लिख ही नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम। आप अपना एफर्ट तो देख रहे हो, रिजल्ट विल सरप्राइज अस। सो करेक्ट। सो सर, लाइक आप जैसे कि इतने सारे बच्चों को पढ़ा ही रहे हो, फेस टू फेस भी, ऑनलाइन भी, कुछ ऐसा मेमोरी आपके माइंड में है कोई एक स्टूडेंट का जो अब तक आपके साथ हो? है मैम, अगर मैं ऐसे बताऊं ना, तो मैं जो बच्चे मुझसे पढ़ने जाते हैं, मैं डांटता नहीं हूँ क्लास में। हाँ, मैं डांट ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं। वाओ। मेरा मैक्सिमम ये है कि मैं बच्चे से विनती कर लेता हूँ कि आप क्लास से चले जाओ, और ये भी आज तक रेयर ओकेजन है। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, उसको पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, मैं कुछ बोलता हूँ ना तो सामने वाले की एकदम ऐसा दिल पे लगी जाती है। अब अगर वो मैंने अच्छी बोली है तो भी लग जाएगी। मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा हुआ है कि सर बहुत परेशानी हुई थी और ऐसा था, आपने ये बोला, वो हमने किया, काम कर दिया और ऐसा। पर इसका एक प्रॉब्लम भी है, मैंने आज तक जितने लोगों को डांटा है वो मुझे टिप्स पे याद है कि मैंने इतने लोगों को डांटा है जी, इतने सालों में, हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद में आई रिमेंबर कि मैंने कितने लोगों को डांटा हुआ है। उनसे एक ओकेजन आपको बताता हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं डांटता ही नहीं, उसके कारण ही यही है। ऐसा एक बच्चा था, तेजस नाम है उनका, कहाँ से थे वो, देन औरंगाबाद, अभी संभाजी नगर से हैं। उनको क्लास में मैंने कुछ बोल दिया, कुछ हुआ, और मैं जनरली मेरे जोन में रहता हूँ पढ़ाते टाइम, तो जैसे ही कुछ हुआ मैंने कहा बाहर, कुछ बाहर। क्योंकि अरे मैम, बच्चे जो आते हैं ना बाहर से, वो इतना उनके माँ बाप का पैसा खर्च करके आ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज पुणे में रहना खाना पीना सस्ता नहीं, और उसके बाद में मेरा जोन टूट गया तो सब्जेक्ट ही वीक हुआ ना उनका, तो मेरा कुछ जोन टूटा, मैंने कहा बाहर। तो तेजस नाम था उनको बाहर निकाल दिया क्लास से, ठीक है, डन। फिर लेक्चर हो गया, शेड्यूल जनरली एकदम हेक्टिक रहता है। मेरा लेक्चर खत्म हुआ, देन आई हैड सम अदर सेशन समवेयर एंड आई रैन ऑफ। मेरा लेक्चर खत्म हुआ एंड आई रैन ऑफ। फिर मुझे 10-15 मिस कॉल्स एकेडमी ऑफिस वगैरह से, बट मैं मेरे लेक्चर्स वगैरह में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। टीचर्स की मिस कॉल। फिर मैं जैसे ही फ्री हुआ, मैं कॉल किया, क्या हो गया? तो बोले कि वो तेजस एकेडमी, हमारे इंदुलाल कॉम्प्लेक्स पे क्लासेस होती है, उसके नीचे एक जगह है चाय वाली दुकान, वो वहां पे खड़ा है, वहां से वो हिल नहीं रहा है, 6 घंटे हो चुके हैं। क्या हो गया? तो बोले वो बोल रहा है कि जब तक शुभम सर से बात नहीं होगी मैं हिलूंगा ही नहीं यहाँ से। मैं जहाँ पे था सेशन वगैरह सब कंप्लीट करके आया, क्या हुआ? बोलने ऑलमोस्ट क्राइंग। अभी अजीब सी बात, वो तब से वहां खड़ा है, तो वो दूसरे एकेडमी स्टाफ सब आ गए, दोस्त आ गए, बोले ना तो मैं कुछ खाऊंगा, ना मैं वॉशरूम जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक बात नहीं हो जाती मेरी। ऐसा फिर बोला कि सर सॉरी, मेरी गलती नहीं थी, मैं ये ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। तो मैं उसको बोला कि इट इज ओके। मैं भी गुस्से में था क्योंकि मैं जोन में था पढ़ाई के, पढ़ाने का जैसे हुआ और मैं डांटता पसंद करता, मैंने आपको बाहर निकाला। मैंने हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, मैं उसको डांट दूं, उसको बुरा लगे, मैं क्लास से निकाल सकता था, मैंने निकाल दिया, बात करता। बोले नहीं सर ऐसा ऐसा ऐसा, मैं कुछ खाना ही नहीं खाऊंगा, मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे गलती हुई। उस दिन लंच साथ में किया है, पहला बाइट उसको मैंने मेरे हाथ से खिलाया। मैंने कहा भाई खाना खा ले, इट इज ओवर, इट इज परफेक्टली ओके। आई थिंक उनके मॉम से बात की मैंने उस दिन, मैंने कहा इट इज परफेक्टली ओके, सब हो गया। मैंने डांटा था बट इट इज ओके, मैं डांटा था बिकॉज वो बात कर रहा था क्लास में और मेरा जोन टूट रहा था, तो मैंने इसलिए डांट दिया। इट इज ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, जाने दो। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे इतने एग्जाम्पल। एक और बच्ची थी, उनको क्लास में डांट दिया था मैंने, वो रोने लग गई। मैंने रात को उनके नंबर अरेंज किए 4 लोगों से और फिर उनको फोन किया, मैंने कहा इट इज ओके। मैं डांटना ही पसंद नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए। उसके बाद से पिछले 3 सालों में तो मुझे याद ही नहीं मैंने किसी को डांटा होगा। तो आप इतने काम कैसे रहते हो? नहीं वो तो खैर, वो तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरा नेचर ही वैसा हो चुका है धीरे धीरे। एंड मेरा हमेशा से, मैं जैसे कह रहा हूँ, आई थिंक एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर लाइफ ना, आपके साथ भी होगा, शायद आप अभी मानो नहीं मानो, कुछ सालों में मानोगे, एवरीथिंग इज सर्कमस्टेंशियल। हम लोगों को क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव से चीजें होती है तो। जैसे कि मैं पहले भी तो इतने सालों से अच्छा पढ़ा ही रहा था, बट जब रैंक्स आना चालू हुए ना, तब वो पिछले 4 साल की बात है, जब 4-5 साल में ऐसा हुआ कि बैक टू बैक रैंक्स है। उसको मैंने अच्छे पढ़ा था। मुझे बहुत सारी चीजें लगती है सर्कमस्टेंशियल है, कि बहुत सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल है, तो हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। हम आज जहां भी है, मैं भी आज जहां भी हूं ना, तो उसमें मेरा रोल 10% रहा होगा, कि मैंने 10% मेहनत की होगी, 10% मेरा रोल रहा होगा, बट 90% इज सर्कमस्टेंशियल। अपन चलिए चीजों को मान लेते हैं ना, तो अपने लिए लाइफ को एक्सेप्ट करना काफी आसान हो जाता है। ऐसा मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा। मतलब मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो कार में कुछ हो जाएगा, मैं ऑटोमोबाइल में इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं लेक्चर्स में ले रहा हूँ तो मेरे लेक्चर में प्रोजेक्टर उड़ जाएगा, कभी मेरे लेक्चर में टीवीज बंद हो जाएंगे, कभी आईपैड। मैं एक बार पढ़ा रहा था, मेरे 2-3 बार क्लास में मेरे लैपटॉप आईपैड उड़ गए।
करंट फ्लो बैक हुआ, उड़ गया। एक बार मैं पढ़ा था, एकदम जोश में पढ़ा था, वैसे टेबल पे बजाया तो मेरा आईपैड ऐसे नीचे गिर गया। तो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं मोबाइल मेरे टूटते फूटते रहते, इलेक्ट्रॉनिक्स सब मेरा इशू, ये प्रॉब्लम, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता इस चीज से। अब मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई तो वेरी कंफर्टेबल, कोई बात नहीं, उतर जाते हैं, टोइंग वैन आएगी लेके जाएगी। मैं इतना कंफर्टेबल हो चुका हूँ बिकॉज मुझे समझ में आया कि ये मेरे जीवन का एक अजीब सा पार्ट है। अब मैं वो मानता हूँ उस चीज को, एक्सेप्ट कर लिया। और जो मेरे साथ में रहता है वो मानेगा ही होता है, जरूरत से ज्यादा होता है। मेरे जब लेक्चर्स होते हैं ना मैम, 3 तरह से रिकॉर्ड होते हैं लेक्चर। एक लेक्चर जो OBS अगर आपको पता होगा, जिससे कि सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड होता है। एक मेरे वहां पे एक पूरा कैमरा लगता है, कैमकॉर्डर, जो शादी में कैमरा लगता है, वो एक कैमरा लगता है मेरे लेक्चर में, उसमें मेमोरी कार्ड के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। और एक मेरे आईपैड पे जो होता है, तो मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ एक रेड लाइट रहती है, उस पर रिकॉर्डिंग होती है, बिकॉज कुछ भी हो जाए तो लेक्चर रिकवर होना चाहिए। तो मेरा हर लेक्चर ये 3 तरीके से रिकॉर्ड होता है, आवाज 3 जगह से रिकॉर्ड होती है। तभी झिड़ी बच्चों को कभी मेरे लेक्चर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कभी कुछ हो गया है कांड। 3 तरह से रिकॉर्ड होगा, ताकि कुछ भी हो गया तो कम से कम लेक्चर एकदम, अरे विद टाइम आई हैव लर्नड दिस, अरे मैम मैं आपको क्या बताऊं। तो ये एक परेशानी है, तो लाइफ में काम रहना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है अच्छा भी हो तो उसका बहुत क्रेडिट नहीं लेने का, खुश हो जाओ बस। बुरा भी हो तो खुद को ब्लेम मत करो कि मेरे कारण हुआ है, सर्कमस्टेंशियल स्थिति ऐसी थी, उसको एक्सेप्ट करो और सॉल्यूशंस पे काम करो। एंड क्या है मतलब, वो तो एक टीचर है तो मैं एक लिमिट रखता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ऐसा स्पिरिचुअल या रिलीजियस बातें नहीं करूँ। बाकी मेरा मानना है मैम कि बहुत सारी चीजों में अपन को किस्मत को भी मानना चाहिए, अपने कर्मास को भी मानना चाहिए, अपने पास्ट कर्मास को भी मानना चाहिए, और खुश होके जो जीवन उसको जी लेना चाहिए। ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छा होता तब भी ब्लेम नहीं किया ना। तो राजी खुशी रहने का, सर्कमस्टेंशियल मानो, अपनी पूरी ताकत लगा दी अपन ने ना, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। फिर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं भी आ पाता है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सर बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को तो आपसे बात करने में। बट बच्चों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, एक तो ये कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको, एंड दूसरा आपने लक की बात की, तो काफी बच्चे जो लाइक अच्छा करते हैं बट वो पास नहीं हो पाते हैं, अल्टीमेटली दे थिंक कि बैड लक। तो लक का क्या रोल है, आप क्या मानते, आपका क्या पर्सपेक्टिव? बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा तो ये मानना है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ना, कि मेरा एज अ रोल, एज अ टीचर, सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ाना ही है। सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरी चीजें ना बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चे अगर मुझे एक बड़े भाई की तरह भी देख रहे हैं तो उनको चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर चीज को लेके, जैसे कि मैं पहले आपके पास फेल वाले पॉइंट पे आता हूँ ना, तो अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, एक स्टूडेंट है 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, एम शुड नेवर बी कि CS करना ये मेरा एम ऑफ लाइफ है, ये कभी होना ही नहीं चाहिए, या CA करना मेरा एम ऑफ लाइफ है, ये नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि मुझे जीवन में एक अच्छा जीवन जीना है, उसका डेफिनेशन रख सकते हो आप, और वो मटेरियल डेफिनेशन भी चलेगा कि मुझे मेरे माँ बाप के लिए घर खरीदना है, मुझे यहाँ पर ये करना है, वांट टू हैव अ कार लाइक दिस, मुझे मेरा एक जीवन ऐसा जीना है। आप एम सिर्फ ये बना सकते हो मुझे जीवन कैसा जीना है, मुझे ऐसा जीवन जीना। अब वो जीवन जीने के 1000 रास्ते हैं ना, तो आप अडिग मत हो कि मैं इसी रास्ते से जाऊं। जब अपन अडिग हो जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एकदम सिंपल। तो अगर मान लीजिए सबसे पहली चीज तो CS कर रहे हैं या CA कर रहे हैं या CMA कर रहे हैं ना, तो उसको समझो कि अपने लाइफ का एक पार्ट है, अपने लाइफ का एक हिस्सा है बस। ये एग्जाम डिफाइन नहीं करेगा कि मैं मेरा जीवन कैसे जीऊंगा। मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ, अब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे CS हो चुके हैं, दे आर डूइंग ग्रेट। देयर आर लॉट ऑफ किड्स जो CS नहीं कर पाए, दे आर डूइंग वंडर्स इन लाइफ, दे आर आल्सो डूइंग ग्रेट इन लाइफ। तो एक चीज जो समझना होगा अपन को वो है कि CS हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। लेकिन अपन अगर उसको अपने दिमाग में ऐसा बना देंगे ना, मेरे लाइफ का गोल ही यही है, ये नहीं हो तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो आप नहीं कर पाओगे, आप इतना बैगेज लेके चल रहे हो। तो पहले तो खुद को ये समझाना जरूरी है हर बच्चे को कि CS एक रास्ता है जिससे मैं मेरे गोल को अचीव करना चाहता हूँ, कि मुझे एक रिस्पेक्टेबल अच्छी लाइफ चाहिए, तो ये एक रास्ता है। ये रास्ता नहीं होगा तो 1000 दूसरे रास्ते भी, कोई ना कोई रास्ते से मैं मेरा जीवन में अच्छा अचीव कर ही लूंगा। पहली चीज एक्सेप्ट कर ली तो एक बैगेज कम हो जाता है। जैसे ही बैगेज कम हुआ ना, फिर आप फटाफट से स्ट्रेस फ्री, आप एग्जाम के आंसर को आपके हाथ कांपेंगे नहीं। इतना बैगेज लेके जा रहे हैं अपन कि अपने हाथ कांपते हैं। और आप अपने आसपास देखोगे ना, मैं मेरे आसपास बच्चों को देखता हूँ ना, जो डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं लेकिन हु आर कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड इन लाइफ, वो जल्दी क्लियर करते हैं। वो अपन को एक गोल बनाना है, लेकिन अपन को रोज खुद को उस प्रेशर में डालना कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ही सोचना। एंजाइटी होती है उससे। यस, और पास नहीं होते अपन, अपना हाथ कांपता है। एक बच्ची थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, आई एम वेरी बैड विद नेम्स, शायद लक्ष्मी नाम था उनका। अभी दिसंबर 10 के बाद मुझसे मिलने आए थे, एंड मतलब मैं फैन हो गया उनका। बच्ची क्या बोलती है मुझको कि सर बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत प्यार से 100% सिलेबस कंप्लीट किया था। एग्जाम प्रोफेशनल की बच्ची थी, एग्जाम देकर आई हूँ, बहुत अच्छे पेपर भी हुए, आई एम वेरी श्योर क्लियर भी हो जाएगा। सर नहीं भी हुआ ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से पढ़ा है कि अभी नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, मैं क्लियर हो जाएगा मेरा, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
ये माइंडसेट में एक बार एक व्यक्ति आ गया ना, तो ये सीएस तो छोटी बात है, वो लाइफ में किल कर देगा, कुछ भी अचीव किल ही कर लेंगे वो लाइफ में मैम, क्योंकि अब क्या, अब उनको कोई तोड़ नहीं सकता है कि भाई हुआ ना तो बेस्ट से नहीं हुआ तो मेरा अगली बार हो ही जाएगा, वेरी कॉन्फिडेंट, क्या माइंडसेट है। तो बच्चों को पहला एडवाइस तो यही रहेगा, देखो प्रिपरेशन कैसे करना है उसको तो, लेकिन इनको बहुत गाइडेंस वैसे भी है और लेक्चर्स वगैरह में मिलता रहता है। इतना ओवर हाइप मत करो अपने लिए, ईमानदारी से एफर्ट दो, सिंपल रखो, सिंपल ईमानदारी से एफर्ट देना है, सिलेबस नहीं छोड़ना है, 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है, दैट्स इट, कीप इट वेरी सिंपल, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। ऐसा हम कभी कभी देखते हैं ना, पिछली बार मैं रैंकर्स के साथ एक जूम सेशन कर रहा था, तो उसमें कुछ 10-15 रैंकर्स होंगे, उसमें से एक व्यक्ति था, अभिषेक नाम है उनका, दिल्ली से, ही सेज मैंने 14 रिवीजन किए थे, मैंने 14 रिवीजन किए थे, 14 रिवीजन उन्होंने किए थे, माय गुडनेस। अब ग्रेट फॉर हिम, बट ये सुन के अगर कोई व्यक्ति टेंशन में आ जाए तो ये गलत है, ग्रेट फॉर हिम, इट वर्क फॉर हिम। वहीं उसी के अंदर, उसी रैंकर्स के सेशन में एक और व्यक्ति भी है, उस सेम 2 रिवीजन किए थे, रैंक तो उसकी भी आई। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपने क्या किया, कितने रिवीजन का बेंचमार्क है, पॉइंट ये है यू नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, आपके लिए क्या काम करता है। आपको लगता है मेरे लिए 1 रिवीजन काम करेगा, गो फॉर इट, 2 रिवीजन काम करेगा, गो फॉर इट, डोंट अननेसेसरली कंपेयर, अपने को रिलैक्स मोड में रखो, अच्छे से ईमानदारी से अगर सिलेबस कंप्लीट किया है, ईमानदारी से अगर पेपर अटेम्प्ट करके आए ना, मैम हो जाएंगे पास, कोई बड़ी बात, बैगेज रख के मतलब नहीं। बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, आज सुबह एक बच्ची मेरे पास आई, आज सुबह लेक्चर था, मैंने आपको बताया, पहले लेक्चर हुआ, फिर मैं यहाँ पर आया, तो उस बच्ची का, इंदौर से बच्ची, खुशी नाम है उस बच्ची का, वो बच्ची का कहना था कि मेरा एक फ्रेंड है सर, उसका अभी अटेम्प्ट है 10 दिन में, एंड 4-5 बार दे चुका है, पास नहीं हो रहा है, तो यार उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप एक ऑडियो नोट भेज दो ना उसको। ऐसा मेरा यही कहना है, पहली चीज उस बच्चे को भूलना पड़ेगा कि मेरे अटेम्प्ट हुआ, फर्स्ट वो तो बैगेज उतार दो, फिर वो 4 की जगह 5 हो जाएंगे, 5 की जगह 6 हो जाएंगे, बैगेज 0 कर दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कि हाँ ठीक है, जो होना था हो गया, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू राइट द एग्जामिनेशन। मैं आपको कह रहा हूँ मैम, जैसे ही स्ट्रेस जाएगा ना, वो बच्चा पहले पास हो जाएगा, 100% पास हो जाएगा। एक तो क्या है, मेरे को समझता नहीं मैम, रुकना है, ठीक है ना, मैं बोलता बहुत हूँ, लाइक बहुत वैल्यूएबल चीजें बोल रहे हो। तो मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, आई विल ट्राई एंड समराइज इट, ताकि क्या होगा, टाइम का इशू नहीं होगा। एक बच्चा था भुवनेश्वर से, वो बच्चे ने सीएस का एग्जाम दे रहा था, ग्रुप 1 क्लियर हो गया, भुवनेश्वर से नहीं, सॉरी यहीं से था, पुणे से, भुवनेश्वर उसके स्टोरी में आगे आएगा। ग्रुप 1 क्लियर हो गया एग्जीक्यूटिव, ग्रुप 2 क्लियर नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, ग्रुप 1 क्लियर है, ग्रुप 2 क्लियर ही नहीं हो रहा है। 25 फरवरी को रिजल्ट आता है, नहीं होता है ग्रुप 2 वापस क्लियर, तो ही केम टू मीट मी, बात हुई कि उसने क्या सोचा, नहीं हो रहा है ग्रुप 2, इतनी बार दे दिया है, छोड़ो, फॉर्म भर दिया, ग्रुप 2 वापस जून में दूंगा, बट पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, छोड़ो क्या करूं। उसने गूगल पे बहुत रिसर्च किया और बैंकिंग के एग्जाम निकाले कुछ देने के लिए, रोड द एग्जाम, क्लियर द एग्जाम, गॉट प्लेस इन भुवनेश्वर, ज्वाइनिंग मेरी 15th ऑफ मई की, ठीक है। अब इसमें एक छोटा टेक अवे और निकालता हूँ, जिस व्यक्ति का सीएस नहीं भी हो रहा है ना, वो किसी भी और एग्जाम के लिए जाएगा तो बेटर परफॉर्म करेगा, पर उसने इतनी मेहनत कर रखी है, उसका कहना था सर यहाँ पे मुझे इजी क्यों हो गया, बैंकिंग के एग्जाम में मैं इंटरव्यू में गया ना, बाकी लोग ग्रेजुएट्स थे, मैं सीएस बना नहीं हूँ, पर इतना पढ़ चुका हूँ, तो वो नॉलेज का एडवांटेज मुझे इंटरव्यू में आया और मैं किल किया, सिलेक्शन हो गया। स्टोरी तो अभी शुरू होती है, 15 मई का ज्वाइनिंग, भुवनेश्वर गया, ज्वाइनिंग कर लिया भुवनेश्वर, काम कर रहा है, अब छोड़ दिया, अब तो यही अपना लाइफ है। फिर याद आया कि एग्जाम फॉर्म तो भर रखा है, और जब 1200 रुपए 1000 रुपए जो भी है वो दिए हैं, तो क्यों ना एग्जाम देकर आऊं मैं। उसने अपने सीनियर से पूछा कि सर मैं ये मेरा एग्जाम है, दे दूं क्या? सीनियर ने कहा कि अभी भी ज्वाइनिंग हुई हमारी, 1 दिन की छुट्टी दूंगा, बस एग्जाम के दिन की, बाकी कोई छुट्टी नहीं, आना पड़ेगा तुमको, सिर्फ एग्जाम के दिन की छुट्टी दूंगा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 2 महीने से कुछ नहीं पढ़ाई की, क्योंकि जॉब ही चेंज कर लिया, प्रोफाइल ही चेंज कर लिया था। फिर एग्जाम के टाइम पे वापस सोचा कि पढ़ लेता हूँ, एग्जाम देके तो आता हूँ, पढ़ा, एग्जाम दिया। अब मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, मतलब क्या हो गया होगा मैम, क्लियर हो गया, ही क्लियर्ड। 2 साल से दिन रात पढ़ के एग्जाम दे रहा था, नहीं हो रहा था, इस बार बिना पढ़े एग्जाम दिया, सिर्फ एग्जाम में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्लियर हो गया। पढ़ तो पहले से रखा था ना मैम, 2 साल से पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट तो है, पर इस बार उसको ये टेंशन नहीं था कि पास नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि इस बार तो जॉब हाथ में, पास हुआ तो ठीक, नहीं तो वैसे ही कोर्स छोड़ दिया। मैं इतने बच्चों से मिला हूं जिन्होंने ये बोला था कि हमने ये सोच के एग्जाम दिया था कि लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, पर उसी अटेम्प्ट में क्लियर होता है, बिकॉज आपने अपने ऊपर से वो स्ट्रेस हटा दिया कि हुआ तो नहीं, तो मैंने वैसे ही कुछ और सोच रखा है। आपने जैसे ही वो स्ट्रेस हटाया ना, आपने वो प्रेशर हटा दिया ना, आप बेटर परफॉर्म करोगे, आप आंसर बेटर लिखोगे, आप पेपर कंप्लीट करोगे, आप टेंशन में नहीं आओगे। सो दिस स्टोरी तो ये मेरे लिए तो इतना आई ओपनर है बच्चों के लिए कि आप टेंशन कम करो थोड़ा। देखो मेहनत करने वाला पास होगा, ये सत्य है, लेकिन आप उसका स्ट्रेस लेके चलोगे तो क्या फायदा है? फायदा क्या है? पास नहीं होता है। स्ट्रेस हटाने का एक एडवाइस है, हैव फेथ, अपनी तरफ से प्रिपरेशन करो और इतना लोड नहीं ले सकते हो। आप ईमानदारी से एफर्ट्स दो,
100% रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आ जाएगा उसका। ऑब्वियसली सो यस, थैंक यू सो मच सर, मुझे भी काफी चीजें सीखने मिली एंड आई एम वेरी मच श्योर बच्चों को ये बहुत ही काम आने वाला है। एंड यू आर सच अ काइंड सोल, मतलब आपसे बात करके ऐसा समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।